अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पुलिस वाली सबसे पहली और अच्छी फिल्म कौन सी याद है, तो शायद आप नाम लोगे जंजीर का, क्योंकि अमिताभ बच्चन का एक किरदार था जो सबको बहुत पसंद आया था। आज हम यहाँ पर बातों बातों में इस हमारी श्रृंखला में रियल लाइफ अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहे, बल्कि रियल लाइफ के अमिताभ गुप्ता की बात कर रहे हैं, जो पुलिस महकमे में जहां भी गए अपनी अलग जो उन्होंने पहचान बनाई और कुछ अलग प्रयोग किए, जिसके चलते अक्सर छाए रहे। उनके साथ उनकी पत्नी जुगनू जी भी हमारे साथ है। जुगनू जी का परिचय आपको इस वार्तालाप के दौरान होता रहेगा। बातों बातों में नवभारत की श्रृंखला में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आईआईटी का एक बहुत ग्लैमरस करियर होता है। आप आईआईटी में थे और कानपुर आईआईटी से आपने इंजीनियरिंग की, बाद में उसमें उसके बाद में वर्दी में आने को क्यों सोचा? देखिए, मैं जिस इरा में आईआईटी से पास किया था वो 80s का था। मैं 86 से 90 के बीच में आईआईटी पास किया था। उस ज़माने में अमूमन सारे लोग आईआईटी देने के बाद, करीब हमारा 275 का बैच था, उसमें से 200 लोग बाहर चले गए थे। अच्छा। और इंडिया में ऑप्शन बहुत कम थे। अगर किसी को इंडिया में रहना है तो प्राइवेट सेक्टर ओपन नहीं हुआ था, कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं थे। बहुत ही बाहर जाना था। और उसी समय 80s में नई नई एक प्रथा शुरू हुई थी हमारे, कम से कम आईआईटी कानपुर में, कि लोगों ने सिविल सर्विसेज लिखना शुरू हुआ था। और 87 या 88 में टॉप 20 में 6-7 हमारे आईआईटी कानपुर के ही बच्चे आए थे। तो वो एक क्रेज़ आ गया 89 में, ये एक ऑप्शन है, खुला है और यहाँ पे एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छा काम करने का मौका है। और फिर वो क्रेज़ हॉस्टल में आया। उस ज़माने में बैच छोटे होते थे, सिलेक्शन होता था और हम बस इंडिया में रहने के चक्कर में वो एग्जामिनेशन लिखे और आईआईटी यूपीएससी दिया और फिर जो रैंक आई उस हिसाब से हमको पुलिस मिला और आईपीएस में आ गए। लेकिन जब ख्वाब देखते थे, हम जब स्कूल में होते तो हमारे अक्सर होता है कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, बदलते रहते हैं समय समय पर। आपका कंसिस्टेंटली क्या सोचते थे आपकी, मुझे क्या बनना है? देखिए, एक जो मिडिल क्लास की मेंटालिटी होती है जी। उसके बियॉन्ड नहीं सोचता था। हम्म। तो जब तक 8-9 था तो कुछ सोचता ही नहीं था। उसके बाद लगता था कि एक गलती से इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं एडमिशन हो जाए, नौकरी कर ले, एक आधा टेल्को या एक आधा फैक्ट्री में जॉब लग जाए और आराम से 35 साल गुजारे। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, आपको आपके परफॉर्मेंस सामने आते हैं। आपके परफॉर्मेंस सामने आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है और आप उसको मतलब फाइन ट्यून करते जाते हो। तो पहले अपने को अपनी हद कहाँ है मालूम नहीं रहता है। लेकिन एक बार आईआईटी में मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो वो मैं 11 तक तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होगा। 12th में ही तैयारी शुरू की और करते करते सिलेक्शन हो गया। उस ज़माने में थोड़ा फ्लेयर्स में सिलेक्शन होते थे कि जी। कोचिंग का बिल्कुल नहीं था, सेल्फ स्टडी में सारे लोग सिलेक्ट होते थे। सिलेक्ट होने के बाद वहाँ जाने के बाद वहाँ के बच्चों के साथ आप बैठते हो, उठते हो, फिर पता चलता है कि दुनिया के क्रीम है, इंडिया के ही नहीं, दुनिया के क्रीम है। जी। और जब उनके साथ बैठ के आप कुछ ठीक करने लगते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है और फिर आपकी सोच ऊंची होती है। तो इस तरह से टप्पे टप्पे ने सोच ऊंची होती गई और उसको अचीव करते गए और फिर आज हम यहाँ बैठे हैं। आगे बढ़ने से पहले जुगनू जी का परिचय मैं आपको अलग तरह से करा के देना चाहती हूँ। जुगनू जी को आपने उनके फूड ब्लॉग्स के जरिए जाना होगा, और ये सिर्फ अपने तक नहीं सीमित रखती। वो शी इज अ वंडरफुल शेफ। और ये पुलिस का जो परिवार है, इसमें भी आप आपकी जो ये सेवाएं ये देती रहती है, न्यूट्रिशन के बारे में, एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, मैंने आपके जो भी देखा है वो ज्यादातर देखा है। आपका बैकग्राउंड मैं थोड़ा जानना चाहती थी, और आप अमिताभ सर से कैसे कहाँ मिली? मैंने एमबीए किया है जी। मैं बिहार की हूँ। लेकिन हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई। शादी के समय मेरा 3rd सेमेस्टर में थी मैं। शादी के बाद फिर फाइनल सेमेस्टर पोस्टिंग पे आने के बाद दिया हमने। फिर मैंने सोचा नहीं था, डिस्ट्रिक्ट पे पोस्टिंग थी उस समय, इतना समझ में नहीं आया। तो जॉब सोचा लेकिन वैसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और सोचा भी नहीं था कि अभी करना है। तो हमने कहा चलो कभी बॉम्बे जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो जॉब के बारे में सोचेंगे। लेकिन कभी मेरा वैसा लगा नहीं, क्योंकि ही इज़ वेरी बिजी, हमेशा बिजी रहते थे और इनका जॉब प्रोफाइल ऐसा था
मुझे लगा नहीं कि चलो ठीक है, फिर बच्चे हो गए, सब चीज़ें हो गई। धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों को, मेरा बहुत ज़्यादा, मैं करियर ओरिएंटेड नहीं थी वैसे, मुझे लगता था करना चाहिए, लेकिन जब समय आएगा, प्रायोरिटी हमेशा चेंज होती रहती है ना, तो मेरी प्रायोरिटी पहले फैमिली, फिर बच्चे, फिर उसके बाद लगा कि ठीक है करूँगी, लेकिन जब समय आएगा तो करूँगी। लेकिन फूड मेरा शुरू से एक पैशन था, बहुत ज़्यादा पैशन था। मेरा मन था कि हमेशा इसमें एक अपना करियर बनाऊँ, लेकिन कभी कैसा ना किसी की चीज़ बिज़ी रह जाओ, कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती है, तो छूट गया सब चीज़ें। फिर जब बाद में जब बच्चे हमारे सेटल हो गए, बड़े हो गए, तो अब लगा कि नहीं ठीक है, अब मुझे कुछ करना चाहिए अपने आप इसमें। को समय। तो पैशन को फिर मैंने प्रोफेशनली कन्वर्ट किया। मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, इन्होंने बहुत साथ दिया। फिर धीरे-धीरे करके मैंने इसको आगे बढ़ाया, और जब तक डिस्ट्रिक्ट्स में थी तो मुझे लगा कि चलो अभी कुछ प्रोफेशनली नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट जो मुझे आता है वो मैं अपने ज़रिए बाकी लोगों में बाँटूँ। और वहाँ क्या काफ़ी कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती रहती है। हमारे पुलिस कांस्टेबल्स की फैमिली, पुलिस फोर्स, ऑफिसर्स, तो सबको साथ में अपने कलरी स्किल को बाँटा मैंने, उनको सिखाया। जो-जो चीज़ें मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने कोशिश की करने की। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा-सा इसको प्रोफ़ेशनली वही कर रही हूँ। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। आपने सोचा था कि पुलिस ऑफिसर से शादी करूँगी? नहीं, ये तो उस ज़माने में तो हम लोग ऐसा कुछ सोच के तो कुछ नहीं होता था। माँ-बाप जो तय करेंगे। हाँ, लेकिन पापा-मम्मी का डिसीज़न था, और मुझे भी जब ऐसा नहीं था कि शादी अचानक से होती है। मिलने के बाद समझ में आ गया कि नहीं, शादी तो करनी है, और पुलिस ऑफिसर है तो ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं करनी है। बस शादी हो गई और अच्छा है सब चीज़। इन्होंने आपसे क्या सवाल पूछे थे? आप जब पहली बार दोनों मिले तो आप दोनों एक-दूसरे में मतलब होता है ना कि सवाल पूछते हैं, फिर कुछ जानने की कोशिश करते हैं, उसमें खरे कितने उतरते हैं, क्या है वो बात अलग है। नहीं, इन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे पूछा था अच्छा, क्या पूछा कि था? जनरली लोग पुलिस वाले से और डॉक्टर से शादी नहीं करना चाहते हैं, ओके। तुम्हें क्या लगता है? तो मैंने कहा क्योंकि दोनों का जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है कि कभी वो घर पे रहते नहीं है, हुँ, कोई टाइम वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमने कहा नहीं, पापा-मम्मी ने सोचा, और मुझे लगता है नहीं ठीक है, वो एक बहुत पुलिस होता है ना, डिफरेंट होता है, यूनिफॉर्म सर्विस सब करेक्ट, चीज़ें। उस समय ये करेक्ट। सब चीज़ समझ में नहीं आती थी। लेकिन हाँ, शादी होता है, अचानक से क्लिक करता है, शादी हो जाती है, पेरेंट्स का, सब चीज़ों का। फैमिली, हमारी शादी बेसिकली फैमिली ने अरेंज की, और हाँ, हमने एक-दूसरे को देखा, पसंद किया, तो ही शादी हुई। सर, आपको मैं पूछना चाहूँगी कि आपने जब इनसे मुलाकात की, तो आपने कोई सवाल नहीं पूछा? मुझको याद नहीं आ रहा, शायद वो मैंने पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक थी उस जमाने क्या में। सवाल नहीं पूछा? सवाल नहीं पूछा, आज केवल जवाब ही दे रहा हूँ। नहीं, हमारे अगर आप 90s की जी, बात जी, करें जी, बिल्कुल। तो मैं ऐसा ही होता था। हाँ, अभी हमारे बच्चे हैं तो उनका कंसेप्ट सुन के अपने को चक्कर आता है। तो लेट अस, वो भी ज़माना सही था, ये भी ज़माना सही है। हमारी सोच, हमारे पेरेंट्स की सोच अलग थी, वो भी सही थे, अभी के लोग सही हैं, तो किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सोच की बात है। आपके पिता सर्जन थे, हुँ, तो उस ज़माने में मुझे भी याद है, मतलब मेरे घर में हुँ, एक यार्डस्टिक थी कि अगर आपको मेडिकल में एडमिशन के जितने मार्क नहीं मिले, हुँ। तो आप जीने के लिए काबिल ही नहीं हो। तो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ये 2 ही पेशे अमूमन हुआ करते थे। तो क्या आपके घर में ये नहीं हुआ कि डॉक्टर है तो चलिए मेडिकल, ये ऑप्शन था आपके साथ सामने? बिल्कुल, आप बिल्कुल यू हिट द नेल। उस ज़माने में ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं था कि डॉक्टर का लड़का अगर डॉक्टर बनने के लायक है, हुँ, तो डॉक्टर नहीं बनेगा। करेक्ट। ये बिल्कुल असंभव सी चीज़ थी। वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो कुछ और बनेगा जी। या उससे कुछ ऊपर बनेगा। तो 10 तक तो मेरे मन में ऐसा ही था, 9-10 तक कि शायद मैं मेडिकल ही लूँगा। हुँ, 11th में हमारे यूपी में ऐसा होता था कि उसी टाइम डिवीज़न क्लियर हो जाता था राइट। कि आप या तो मेडिकल बायोलॉजी ये लीजिए बायोलॉजी लीजिए या या मैथ्स लीजिए। मैथमेटिक्स या और ऐसा होता है कि एक जगह मैंने, एक कॉलेज में मैंने मतलब वहाँ पर बायोलॉजी में अप्लाई किया था, एक में मैथ्स में अप्लाई किया था और हुँ, जॉइन मैंने मैथ्स वाला कर लिया। हुँ। उस ज़माने में अचानक, उस ज़माने में भी रियलाइज़ेशन आ गई थी थोड़ी-थोड़ी कि डॉक्टर की पढ़ाई बड़ी लंबी होती है। जी, बिल्कुल सही कहा। तो मेरा एक कॉलेज था कॉल्विन तालुकेदार, वहाँ मैंने मेडिकल में बायोलॉजी अप्लाई किया था, यहाँ मेडिकल तो बात की बात है। और फिर मैंने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज मैथ्स में जॉइन कर लिया, फिर इंजीनियर बनने निकल गया। और जब यूपीएससी के एग्ज़ाम देने होते हैं, काफ़ी टफ होता है और आप यू हैव सो मेनी चॉइसेस, मतलब यूपीएससी के आपके प्रेफ़रेंस अगर हो, तो आप आईएएस में जा सकते हो, आईआरएस में जा सकते हो। फॉरेन सर्विसेज़ इज़ एक बहुत अलग एक ऑप्शन है। लेकिन वर्दी आईपीएस में ही जाना था या मतलब अपना प्रेफ़रेंस? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हुँ, हुँ। फॉरेन नहीं जाना था तो आईएफएस मैंने कभी भरा नहीं था। जी, मेरी रैंक थी आईएफएस वाली, फिर भी मैं आईएफएस में नहीं गया था, राइट। क्योंकि
उस जमाने में एक समझ में आता था कि आईआईटी से फॉरेन सर्विसेज में आपकी डिफरेंट स्टेट में पोस्टिंग होगी। आप आईआईटी से गए तो एक अच्छे सिटी में जा सकते हो, आप यूएसए में रहोगे। उस जमाने में नंबर 1 डेस्टिनेशन था पढ़ने लिखने वालों का। आज भी जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन है। तो इधर उधर करने के बजाय सीधे यूएसए चले जाओ। तो आईएफएस कभी चॉइस नहीं थी, लेकिन आईएएस आईपीएस चॉइस थी। और पता नहीं, आदमी अपने आप को सबसे बड़ा तो समझता है, जो होता है वही होता है। और जो स्टेट चॉइसेस थे वहां पे महाराष्ट्र आपका कौन सा नंबर पे प्रेफरेंस? देखिए, जब हम लोग जब देते थे तो 86 में नया सिस्टम आ गया था, रूस्टर सिस्टम। ओके। तो हमारी रैंक बहुत ऊपर होके भी आप रूस्टर में क्या मिलेगा आपको पता नहीं होगा। तो हमारी रैंक आईपीएस में बहुत ऊपर थी, सबसे ऊपर में से थी, लेकिन फिर भी वो रूस्टर वाज एज गुड एज लॉटरी। मतलब ए बी ए ई आई ओ यू वॉवल शुरू होता था, एक साल ए से शुरू होता था, एक साल बी, तो वो एज गुड एज रैंडम जनरेटर था। तो उसमें हमारे को महाराष्ट्र मिला। अब काफी चॉइस की चीजें पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। तो ये प्रश्न हमारे को हमेशा से पूछा गया कि आपने महाराष्ट्र पसंद किया, ये किया, जो मिला वो ले लिया। वो रूस्टर था, राइट। उसने लॉटरी एक रैंडम जनरेटर में हम लोग को सबको महाराष्ट्र, और हमारी एक रैंक कम होती तो हम मणिपुर में होते, एक रैंक ऊपर होती तो हम केरला में होते। इस तरह का सिस्टम था। फिर आपको टफ पोस्टिंग्स, मतलब भंडारा, गढ़चिरौली जैसा पोस्टिंग और नक्सलाइट एरिया में पोस्टिंग, ये अमूमन यहाँ पर महाराष्ट्र में तो लोग सोचते हैं क्या तुझे गढ़चिरौली और भंडारा भेजने जाना है क्या, यानी एक तरह से वो पनिशमेंट है ऐसे सोचते हैं। लेकिन आपको जब पोस्टिंग वहां पे हुई तो एक चैलेंज भी था, और नक्सलाइट्स के साथ में डील करना, अब तो थोड़ा नक्सलाइट मूवमेंट थोड़ा कर्व हो गया है, थोड़ा कंट्रोल में है। जब आपकी पोस्टिंग थी तो एक अपने पीक पे था, वो सारा डील कैसे करते थे? देखिए, मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर जब भंडारा में एसपी थे मिस्टर राजेंद्र सिंह थे, अभी रिटायर हो गए डीजी, तो उनके साथ में प्रोबेशन था अमरावती जी। तो वो वहाँ एसपी थे, तो बाद में मालूम चलता है कि उन्होंने मांग के ले लिया। तो एसडीपीओ साकोली करके मैं गया और वहाँ काम किया। और उस जमाने में एक नॉर्म्स था कि आप 2 साल एसडीपीओ रहिए, फिर 1 साल एडिशनल एसपी रहिए, फिर आपको छोटा डिस्ट्रिक्ट देंगे, फिर आपको बड़ा डिस्ट्रिक्ट देंगे। और हमारे बैच में मैं अकेला ही उस एरिया में, नक्सलाइट एरिया में गया था। तो फिर कैसे सर्कमस्टांसेस बने कि 2 साल एसडीपीओ और 1 साल एडिशनल एसपी छोड़िए, मेरे को 10 महीने के बाद ही काम होगा, कुछ ईश्वर की असीम कृपा रही होगी। अपने हिसाब से सबको अपना काम अच्छा ही लगता है। तो ऐसी असीम कृपा हुई कि 10 महीने में मेरे को आउट ऑफ वे प्रमोट करके टाइम से पहले ही मेरे को एसपी गढ़चिरौली बना दिया गया जी। और मैं 26 साल की उम्र में इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज था जी। और फिर वहाँ भी काम किया, और नक्सलाइट कभी चैलेंज नहीं लगा, लेकिन माइंड में चढ़ा रहता था। हाँ। माइंड में आपके हमेशा 24 घंटा नक्सलाइट रहता था, और आपके एक जुनून होता है, फौजी का जो जुनून होता है ना जी, वार फ्रंट में, वैसा जुनून आपके पास रहेगा। बाकी समझ तो 26 साल के लड़के की जो होगी उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगी। आप कितना भी इंटेलिजेंट रहे, कितना भी आप अपने को तोप समझे, दुनियादारी तो दुनियादारी उम्र से आती है जी, बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसी में, लेकिन ये है कि आप उसको मेहनत से कवर करना चाहते हैं। आपको भी समझ में आता है कि देखो भाई, हमको ये चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी क्या करने का, तो बहुत मेहनत करने का। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मतलब दुनियादारी का भी नहीं है, लेकिन कम से कम मेहनत करके आप उसको कवर करते। तो उस तरह से मेहनत किया, दोनों जगह काम किया, और फिर बाद में आगे की पोस्टिंग शुरू हुई। तब कभी डर लगता था या घर वालों को एंजाइटी होती थी? क्योंकि परिवार जो है वो जो सोचता है, और कहीं ना कहीं फिल्मों में भी देखते हैं नक्सलाइट, कभी यहाँ वहाँ भी कहीं धमाका हो गया या कुछ नक्सलाइट मूवमेंट हो गया तो घर वालों का एक डर सा जो है वो होता है, वो कैसे डील करते थे आप? देखो, घर वालों को एंजाइटी बिल्कुल थी। मेरा जो बड़ा लड़का, उसका जन्म भी वहीं हुआ था, और फादर एक बार आए, उसके बाद 5-6 साल तक हमारे पास नहीं आए। फिर वो सीधे चौथे डिस्ट्रिक्ट में आए, तो उनको आया, उनको शौक लगा। उनके सामने उस दिन 26 जनवरी था, कुर्ची का तहसील ऑफिस जला दिया गया, शूट आउट हुए, ये वो। तो वहाँ पर तो पता, हम लोग बताते भी नहीं थे, लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर में तो कुछ ना कुछ आता था, और इंटरनेट का जमाना नहीं था। तो देखे, फिर कहे क्या बेटा ये क्या है, मैंने कहा ऐसे ही है, ऐसे ही जिंदगी में रहेगा। हमने कहा नहीं, ऐसा शुरुआत का दिन है। भाई बहनों को तो नहीं लगा, इनको ये यूज टू थी, इनको भी पता नहीं चला फिर। लेकिन हाँ, मेडिकल फैसिलिटी जीरो रहती है, आपके घर में
पानी भी जो आता है वो पूरे लाल कलर का आता है, जी। नदी का डायरेक्ट पानी आता है, फिल्टर नहीं होता है। हम्म, तो आपके मकान तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन उसमें प्रोटेक्शन बहुत होता है, हम्म, लेकिन बाकी कुछ इंटरनल प्रोटेक्शन नहीं होता है, फैसिलिटी जीरो रहती है। आपका ब्रेड भी नागपुर से आएगा, जी। जब आएगा तो उस जमाने में कभी कोई हमारे डीजी आए तो खाना भी खिलाना हो तो उसके सब्जी भी बहुत कम, कुछ मिलता ही नहीं था, इस टाइप का था। फिर नागपुर आदमी भेजो, वो लेके आता, तो ये सब तकलीफें थी कपल्ड विद, लेकिन हमारे को कभी फील नहीं होती थी। लेकिन घर वालों को ये चीजें नहीं फील होती थी, लेकिन दूसरी चीजें जो आपने कहा कि लड़का हमारा ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उनका एक मन में रहता था। लेकिन वाइफ तो एडजस्ट थी, बच्चे थे ही नहीं, बच्चा हुआ, उसको अकल नहीं थी, पेरेंट्स को लगता है, लेकिन पेरेंट्स को लगना नेचुरल है, वो उनकी जगह सही है, आप अपनी नौकरी कीजिए। आप उस जमाने में मतलब नई नई शादी होके बिहार से आई, वो लिट्टी चोखा कहाँ और ये कड़ी चावल कड़ी भाकरी कहाँ, और सारा ही एडजस्ट करना पड़ता है। और ये तो दिन भर बिजी रहते थे, इनका एक एड्रेनलिन जो प्रोफेशनल होता है वो होता है। आप वहां जब थी तो आपके जहन में क्या चलता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शुरू में आए तो इनिशियली थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस होने से थोड़ी सी एडजस्टमेंट में होती है प्रॉब्लम। और इनिशियली जब फर्स्ट पोस्टिंग पे हम साथ ही आए, जब ये ज्वाइन किए तो हम दोनों साथ साथ आए थे। जी। ऐसा नहीं कि ये पहले आए, हमारी शादी जब हुई थी ये प्रोफेशनल थे, तो पोस्टिंग हम साथ में आए। तो जब वहाँ पे आए फर्स्ट टाइम, जब साकोली हम पहुँचे, तो वहाँ थोड़ा मुझे शौक लगा कि मतलब शाम हो रहा था, हमें जाना था अपने जहाँ पे हमारी पोस्टिंग इनकी हुई थी। तो लोगों ने कहा नहीं अभी शाम हो गया, अभी नहीं जाना। तो मुझे थोड़ा स्कैरी लगा कि अरे शाम हो गया मतलब क्यों नहीं जा सकते, थोड़ा नहीं सर बहुत डिस्टर्ब है। तो मुझे उस समय समझ में उतनी नहीं आई बात कि जब पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे देखा कि घर में स्टाफ अंदर तो नहीं, बाहर बहुत सारे लोग होते थे प्रोटेक्शन के लिए। तो सब चीज़ें मुझे थोड़ा लगा, लेकिन धीरे धीरे यूज टू होते जाते। फिर क्या हुआ कि वहाँ साकोली था, लेकिन फिर अचानक से फिर गढ़चिरौली पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज थी, हर चीज़ें बड़ी अलग थी। मतलब घर के बाहर आप कुछ देख ही नहीं सकते हो, घर के बाहर क्या है, कुछ चीज़ें नहीं थी। और मैं जस्ट प्रेग्नेंट थी, मतलब ड्यू था हमारा। लेकिन ठीक है, उसमें अपने आप को एडजस्ट, क्योंकि ये अगर मैं दुखी होती, मैं परेशान होती तो इनको प्रॉब्लम होती। लगा कि ठीक है, जैसा है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है उन सब चीज़ों की। लेकिन वो जैसा इन्होंने बताया कि मेरे फादर इन लॉ एक बार तुमको देख के इतनी परेशानी हुई, मुझे लगा तुम कैसे रहती हो, मतलब दिन भर रहती। क्योंकि क्या होता था कि उस ज़माने में इंटरनेट फ़ोन तो होता नहीं था, करेक्ट। लोकेशन कुछ चीज़ें पता ही नहीं चलता था मुझे कि कहाँ गए हैं, कब आएंगे कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती। तो वो सब सिचुएशन रहती है, लेकिन हाँ पर आदमी हैंडल कर लेता हूँ सब चीज़ों को। जगह जगह पोस्टिंग जो होती है, तो इनका तो ठीक है प्रोफेशन में, ये आपके दोस्त कोई बनते थे कैसे, मतलब? नहीं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में तो क्या होता है कि ऑफिशियल जो सर्किल होता है हमारे साथ, जो कलेक्टर होते हैं या जो और ऑफिसर्स जो पोस्टेड होते हैं, वही एक हमारी फैमिली होती है। प्लस हमारी जो अपनी पुलिस की फैमिली होती है जो कास्ट। तो मैं शुरू से अपने आप को वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जो भी इनिशिएटिव्स होते थे, जो भी कर सकती थी, सुनती थी अपने सीनियर्स से कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उस ज़माने में सीनियर्स भी गाइड करते थे, हमें भी अच्छा लगता था कि चलो, मुझे थोड़ा सा था भी कि मुझे ये करना है। तो जो जो चीज़ें होती थी, उनका स्कूल हेडक्वार्टर में बालवाड़ी होते थे, स्कूल्स होते थे, कुछ लेडीज़ को एम्ब्रॉयडरी आता था, किसी को कुछ। तो मैं अपने आप को बहुत इन्वॉल्व रखती थी उन सब चीज़ों में। तो कोशिश करती थी कि जो जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ, मतलब ऑफिशियल तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ अनऑफिशियली जो चीज़ें एज अ वाइफ है, जो चीज़ सपोर्ट लगता था, मेरा भी मतलब अपने आप को इन्वॉल्व रखने का एक तरीका था और अच्छा भी लगता था मुझे करना। और फिर धीरे धीरे लोग अप्रिशिएट करते थे कि नहीं नहीं मैडम ये सिखाओ, वो सिखाओ, ये बताओ। तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे सब चीज़ें होती गई। और वही एक फैमिली, हमारी ओरिजिनली फैमिली तो वही रहती है, हेडक्वार्टर की फैमिली, पुलिस की फैमिली, ऑफिसर्स। पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था, नहीं होता था उस ज़माने में। फिर आप को सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन नक्सलाइट एरिया में जब थे, तब कौन सा था और उससे सीख क्या मिली? मतलब कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हमको लाइफ लेसन्स दे के जाते हैं। अगर आप पूछना चाहेंगे तो नक्सलाइट में तो डेली ही चैलेंज रहता था। सिंगल आउट करेंगे तो सारी ट्रेजेडीज सामने आएंगी जी। विक्ट्रीज का मजा शायद 2 या 3 दिन रहता है जी। स्कार्स का माइंड में स्कार्स हमेशा के लिए रहते हैं, हमेशा के लिए रहते, सही। सो चैलेंजिंग तो पूरा ही था, लेकिन कुछ इंसिडेंट थे जो आपके मन में छाप छोड़ जाते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट था कि मेरा खुद का बॉडीगार्ड, मैं गया था अपनी सिस्टर शादी में, तो फिर वो ब्लास्ट में मर गया। फिर एक बार क्रॉस कर रहे थे हम लोग बॉर्डर पे, तो हमारे पर ही अटैक हो गया। अच्छा अटैक हुआ, गोलियां की आवाज़ आई, कुछ समझ ही नहीं आया। ये सब फिल्मों में देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन जंगल में आवाज़ आती गोली की किस साइड से आई उसको समझने में, करने में ही टाइम लगता है।
और लौट के आए तो देखा कि हमारी जीप में आगे से ही 2 गोलियों को आर पार गई हुई थी। माय गॉड। तो वो सब, लेकिन वो हमारे साथ नहीं, सबके साथ ही होता था। और वो इरा ही ऐसा था 96-97 का, पीक जी, ऑफ द नक्सलाइट। पीक ऑफ द नक्सलाइट हाँ, मूवमेंट। और अजीब सा भी ये भी लगता था कि अगर मेरे को 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उससे पूरा स्टाफ आपका रोड ओपनिंग करता था, पूरा जी। स्टाफ पूरा कलवर्ट चेंज करता था, उसके बाद ही मेरा मूवमेंट होता था। तो फिर ये भी फीलिंग आती थी क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ एज एसपी कि मेरे स्टाफ का लाइफ रिस्क हो रहा है, वो मेरे को चेक करने के लिए, और फिर मैं जाता हूँ, मैं तो उनके साथ हूँ। तो कई चीजें थी, विक्ट्रीज भी बहुत मिले, दलम कमांडर पकड़े, और AK-47 रिकवर्स हुई, 2-4 अच्छे इनकाउंटर्स हुए, लोग मरे उनके साइड के भी। और ये सम टोटल था, ये लंबा लॉन्ग ड्रॉन्ग प्रोसेस था जो अभी भी चालू है, काफी कम हो गया, लेकिन ये 90s का ये पूरा बैटल था, पूरा जो 4-5 स्टेट के बीच में जोर से थी, तो उसका हम हिस्सा रहे। फिर ये होता है कि देखिए फिल्मों में तो रीटेक का स्कोप है, यहाँ पुलिस के इसमें कहीं रीटेक नहीं है। एक गलती आपको किसी साइड भी ले जा सकती है। कभी ऐसे होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लगा कि ये एक सिचुएशन थी जो मैं अलग तरीके से हैंडल कर सकता था? ये देखिए, ये हमेशा लगेगा। ये क्या है कि अगर आप थिंकिंग पर्सन हो, आप सिचुएशन को एनालाइज करते हो, तो उस जमाने में जैसे आपने कहा रीटेक की कोई चांस नहीं रहती है। लेकिन आप अगर रेट्रोस्पेक्ट में आज मेरे को एसपी गढ़चिरौली बनाए तो मैं बहुत ही अलग ढंग से चलाऊंगा। आप मेरे को सीपी पुणे बनाए तो मैं बहुत अलग से ढंग, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्ट में है ये चीजें। तो और हर पोस्टिंग में कुछ गलतियां होती है, कुछ अच्छे होते हैं। ईश्वर की कृपा थी कि सम टोटल में मैं पॉजिटिव चीजें बहुत आगे कर लिया। 2 चीजें होती है काम करते वक्त, या तो आप बहुत ओवर एनालाइज करें जी, ओवर एनालाइज करेंगे तो डिसीजन आपके स्लो होंगे और डिसीजन आपके कम भी होंगे। फिर दूसरा होता है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके डिसीजन, आपका जो डाटा होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब डाटा आपका ज्यादा बढ़ गया, जिसको आप एक्सपीरियंस कहते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो नॉर्मली मैं फास्ट डिसीजन लेने के लिए कोशिश करता हूँ और सबऑर्डिनेट को इसके लिए इंकरेज करता हूँ। और जब फास्ट डिसीजन लेंगे तो गलतियों की चांसेस होते हैं, जैसे आपने कहा रीटेक। लेकिन अगर डाटा आपका अच्छा रहेगा जी, एनालिसिस आपके माइंड में रहेगी, तो अपने आप ही आपका माइंड सही डिसीजन फेंकेगा। और आप कंसल्टेशन करेंगे अपने सबऑर्डिनेट के साथ, तो फील्ड पे के लोगों के साथ, तो आपको सही डिसीजन ही आएगा और उसको आप फिर ले सकते हैं। जहाँ तक रीटेक की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें हमेशा रहेंगी। और इसीलिए लोग कहते हैं कि जरा पढ़िए, रिकॉर्ड्स देखिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, लोगों से मिलिए, तो आपके पास जितनी चीजें रहेंगी तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत सुधर जाएगा। नॉर्मली लोग किसी ऐसे एग्जांपल, किसी का 70% रहेगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा तो 90% हो जाएगा। 100% सही तो कभी नहीं होने वाला। तो आप अपने जो परसेंटेज ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसका परसेंटेज बढ़ाने की हमेशा कोशिश करेंगे। इस मामले में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे बांद्रा था, हाँ, बांद्रा में मैं डीसीपी था, एब्सोल्युटली यस। और बाद में मैं 4 साल बाद या 3 साल बाद मैं एडिशनल सीपी बना। तो दोनों का प्रोफाइल ऑन पेपर अलग है, लेकिन पुलिस वाले पुलिसिंग ही करते हैं जी। तो उस एरिया में जो बांद्रा में डीसीपी में जोन 9 था, एडिशनल सीपी में जोन 9, 8 और 10 तीनों था। और बेसिक काम चूंकि मैं रह चुका था, सारी चीजें मेरे पास आने लगी। तो 9 करके मैंने जो नाम कमाया, फिर जब मैं वेस्ट रीजन आया जी, तो फिर हमारे लोग, हमारे दोस्त ये कहते थे यार पहले तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इस बार जरूर से ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तो ये जो आपने कहा ना, करेक्ट। तो फिर मैं सोचा कि अच्छा 3 साल जब मैं नहीं था बांद्रा में, तो मैंने सारी चीजें, सारी डिसीजन मेकिंग, वर्किंग स्टाइल, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता, सब माइंड में सोचा ना सोचा, जाने अनजाने में सोचता रहा होऊंगा। और सेकंड टेन्योर जब आया तो इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो गया। तो रीटेक डेफिनेटली है, बट यू डोंट गेट इट। करेक्ट करेक्ट। बांद्रा में कुछ कुछ चैलेंजिंग बातें भी हुई, जैसे वाधवान का एक केस हो गया। और मैं चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि कई बार पुलिस ऑफिसर एक निर्णय जब लेता है, या कोई भी ऑफिसर जो एक निर्णय लेता है, वो कई चीजों को, कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसने निर्णय लिया होता है। लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक हादसा था जी, उस समय जजमेंट नहीं आया, क्योंकि मेरे पास जो फैक्ट थे वो डिफरेंट थे जी, बात के फैक्ट डिफरेंट हो गए।
उसका हादसे से आदमी कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है, तो उसको इस तरह से मैंने लिया। राइट। लाइक हम बोलते हैं ना कि कई बार रीटेक्स नहीं होते, वहां पे डिसीजन लिया, सीख ली, आगे चल गए। अम, ऐसे देखा जाए तो पुलिस को इन एवरी माइन्यूट डिटेल, जब आप एक बड़ा से बड़ा केस में लिख रहे हो, कौन से सेक्शंस लगा रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या वर्डिंग है, इस पर भी काफी निर्भर करता है कि कन्विक्शन के टाइम पे या क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या ये हो सकता है। तो ये सारा एक बैठ के, जब बहुत बड़ा केस हो तो बैठ के तय होता है, कोई जूनियर भी हो जो एक्सपीरियंस से सीनियर हो, उनके साथ में आप निर्णय में या डिसीजन करते हो, डिस्कशन करते हो, ऐसे कभी होता है? ऐसे ही होना चाहिए। आप पुलिस ऑफिसर की तरफ बात कर रही हो, एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। जब बड़े केसेस होते हैं तो सबके साथ बैठ के एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक क्रॉस एग्जामिनेशन को डिस्कस करके उस हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि आप अपनी ओर से बेस्ट करना चाहोगे। जी। बाद में कोर्ट में क्या होगा, उस वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। हम्म। आज की डेट में सिचुएशन आपकी कंट्रोल में है, आपके पास रीटेक का टाइम है, जी। तो आप उस चीज़ों को इम्प्रूव करके, उसको एनालाइज करके केस पेपर बनाते हो, लॉ लॉ ऑफिसर से डिस्कस करते हो, आईओ से डिस्कस करते हो, पुराने एक्सपीरियंस लेते हो और उस हिसाब से पेपर बनाते हो। तो उससे जो एक कंसल्टेशन में, एक लोग कहते हैं कि कुछ कोई आपको मिसलीड करेगा, लेकिन अगर ग्रुप होगा जो कि बहुत बड़ा नहीं हो, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं, कभी कभी ग्रुप इतना बड़ा होता है कि डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है। जी। तो एक आइडियल ग्रुप 4-5 का रहा तो डिसीजन मेकिंग हो जाता है और आपको फर्म रहना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर डिस्कस किया, एक एक पॉइंट डिस्कस किए, नीचे वालों को फीडबैक लिया, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ एंगल है, जानबूझ के डिस्कस है, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। डिसीजन अल्टीमेटली यूनिट कमांडर का रहता है, लेकिन फीडबैक आपको सबका लेना पड़ता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अल्टीमेटली डिसीजन जो आपके मन को भाता वही लेते हो, वही लेते, और करेक्ट। कहते हो कि तुम्हारे कहने पे लिया। जी। हाँ, राइट। लेकिन वो भी एक गलत तरीका है। आप ओपन माइंड से बैठो और फिर एनालाइज करो और फिर कहो कि अगर ऐसा नहीं किया तो दूसरा, तो उसके कई डिसीजन मेकिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है और ये सब इतना एनालिसिस करोगे तो नहीं हो पाएगा। जी। होता तो स्प्लिट सेकंड में है, करेक्ट। लेकिन माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में, समटाइम्स गट फीलिंग को या हाँ गट, ये सब चीजें होती है और ये एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें फास्ट होने लगती है, तो उसको आप यूज करना चाहिए। फिर कई सारे आपके जो ये थे निर्णय थे, जैसे पुलिसिंग अलग अलग स्टेजेस पर होती है। एक तो हार्डकोर क्राइम है, फिर एक पॉलिटिकल और ये सब संभालना, बंदोबस्त वगैरह वगैरह वगैरह, वीवीआईपीस। एक है सोशल पुलिसिंग, और उसमें सोसाइटी और पुलिस का जो इंटरेक्शन है वो बहुत कारीगर हो जाता है। आपने जो एक गांव एक गणपति वाला चलाया था, तो वो कैसे दिमाग में आया और उसको अच्छा रिस्पांस भी मिला, उसमें वो एक टॉक ऑफ द ये स्टेट कह सकते हैं हम हो गया था। देखिए उस्मानाबाद में थे तो रोटरी क्लब के कुछ मेंबर्स थे, तो उन्होंने आए, तो उन्होंने अपने छोटे लेवल पर, गांव लेवल पर कोशिश की थी, 1-2 गांव में से सक्सेसफुल हुए थे, तो वो सब मेरे पास आए कि साहब हम लोगों ने किया ये वो, लेकिन कई बार 10 गांव तैयार हो गए थे और अंत में 3 ही गांव ने किया, अंत में ऐसे झगड़े हो गए कि सबने बैठा दिया। तो हमको इस बार हम सोचते हैं कि आपके साथ इंटरेक्ट करके पुलिस के साथ टाई अप में करेंगे तो अच्छा होगा। तो मैं नया घड़चुली से एसपी बन के आया था, सेकंड डिस्ट्रिक्ट था उस्मानाबाद, हम लोग को चलो ट्राई करेंगे, और फिर हम लोगों ने मेहनत की, गांव गए, कमिटीज बनाई, कन्विंस किया, और मैं भी जो एक मिसिंग एलिमेंट था फोर्स का जी, कि भाई गलत किया तो कहीं किसको जवाब देना पड़ेगा। पहले क्या था कि रोटरी क्लब को जवाब देना और एक बीट हवालदार को या सब इंस्पेक्टर को या इंचार्ज सब इंस्पेक्टर को जवाब देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी। वो कुछ भी ना बोले, एक मॉरल प्रेशर और एक प्रेशर जाता है कि भाई इतने लोगों के सामने एक फैसला हुआ है, मैं मुंह क्या दिखाऊंगा, और ये इंस्पेक्टर साहब अगर नोट नहीं भी कर रहे हो तो भी करके रखेंगे कि जबान दी है वो पलट गए। तो उसके कारण उस्मानाबाद सिटी के अलावा ऑलमोस्ट 1-2 जो बड़े तालुका प्लेस थे वो भी सावरकर, पूरा डिस्ट्रिक्ट एक गांव एक गणपति में कन्वर्ट हो गया। हमारे डीजी साहब थे, इनामदार साहब, उन्होंने उसको पिकअप किया। फिर सबका, वो नॉर्मली डीजी कभी आता नहीं है जी, लेकिन एज अ डीजी उसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस जमाने में बड़ा मुश्किल था, कम्युनिकेशन, उस्मानाबाद आना, एक छोटे से फंक्शन के लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो आए, उन्होंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया, इनकरेज किया, और फिर बाद में कई जगह ये मूवमेंट चला, एक गांव एक हनुमान गणपति का। तो छोटे से शुरू होकर फील्ड से आई हुई बातों को हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक देके उसको जामा पहनाया और वो बिल्कुल आगे से बढ़ गया।
फिर किसी के अंडर, मतलब कोई हेड है और वो आप काम कर रहे हो, वो एक बात अलग हो जाती है। एसपी की पोस्टिंग तो ठीक है, इंडिपेंडेंटली आप एक तरह से हैंडल करते हो। जब कमिश्नर बने पुणे में, तो उम, एक बैगेज भी थोड़ा लेकर आए थे आप यहाँ पर, और पुणे का कमिश्नर बनने के बाद में पुणे सिटी के अपनी कई चुनौतियां हैं। तो क्या प्रायोरिटाइज करके आए थे कि मुझे क्या करना है, किस हद से करना है? आपकी प्रायोरिटीज क्या थी? देखिए, जैसे आपने कहा कि पोस्टिंग हुई, शायद जो लोगों ने पोस्टिंग करना था उनको शायद विश्वास था, कैपेबिलिटी विश्वास था, उन्होंने पोस्टिंग की। लोगों का पहला बैगेज तो ये आया कि लोगों को मैं काफ़ी यंग दिखा, जी। क्योंकि उनको लगा कि बहुत जल्दी क्यों आया। फिर और भी कई बैगेजेस थे। बॉम्बे के लोग या मुंबई के लोग या फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट लोग जो जी। मेरे काम से वाकिफ थे वो ठीक थे, लेकिन पुणे में मैंने कभी काम नहीं किया था, इस एरिया में कभी हम्म। किसी ने मेरा काम नहीं देखा था। तो जो बैगेज था वो मेरे लिए बाद में एडवांटेज हो गया, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही जीरो थी मेरे से। उनको लगा कि आ गया है लड़का, मतलब है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, पुणे इतना डिफिकल्ट है, तो एक्सपेक्टेशन लो थी। वो बैगेज मेरे पॉजिटिव वे में काम आया। जब काम आया तो लोग कहा नहीं नहीं इतना बुरा नहीं है। 2 महीने बाद कहने ठीक ही ठाक लग रहा है। तो 4 महीने बाद एकदम ही डिफरेंट रिएक्शन आया कि ऐसा सीपी देखा नहीं। तो मे भी देखा होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन कम होने के कारण उनको अलग ही फील आई। तो बैगेज भी हमारे लिए वो एक तरह से पॉजिटिव वे में काम किया बाद में, मतलब 6 महीने। और एक बार फिर लोगों का पूरा विश्वास हो गया। हर तरह की पुलिसिंग हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे क्राइम हो, चाहे कोरोना का चीजें हो। जी। फिर अभी तो नया एक आयाम आ गया, सोशल मीडिया यस। या ट्रैफिक हो, तो सबको पूरा कॉपरेशन मिला, एक विश्वास आया, लोगों ने पूरा कॉपरेट दिया। और 2.25 साल का टेन्योर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गया, और पब्लिक जज करेगी अपने हिसाब से। नहीं, एमसीओसीए के जो कार्रवाइयां हुई मकोका की, वो आपने बिल्कुल धड़ल्ले से करी। और जिस लेकिन वो डिसीजन लेने का जो बात आती है ना, वही कि कहाँ लगाना है, कहाँ आपको, वो एक प्रिलिमिनरी कोई रिक्विजिट्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है जहां आप मकोका लगा सकते हो। और कड़ा है कानून, क्योंकि कई समय तक बेल नहीं मिलेगी, ये सारी बातें हैं। तो ये क्या आंकड़ा दिमाग में था, या क्राइम कंट्रोल करने के लिए आपने तय कर दिया था कि ये कैटेगरीज है जहां पर मैं मकोका की कार्रवाई करूंगा? देखिए, शुरू में मैं आया तो यहाँ पर क्राइम था, जी स्ट्रीट बिल्कुल। क्राइम था। मैं अजीब अचंभा में रह गया कि लोग रोड पे साइकिल तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मोटरसाइकिल की, जी। गाड़ियों हाँ की, हाँ। खुलेआम लोग बेल होने के बाद मिरुनुक निकाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी। तो फिर मैंने जब रिकॉर्ड्स देखना शुरू किया तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। गाड़ियों को तोड़ फोड़ को लोग एनसी रजिस्टर कर रहे थे, बड़े बड़े हथियार से यूज होकर जब भी चोट लगती थी तब भी लोग सेक्शन छोटे लगा रहे थे। तो पहला तो हमने उस पर पूरा मॉनिटरिंग शुरू की कि कैसे कि कोई क्रिमिनल कोई एक्ट करता है और एक आम आदमी एक्ट करता है, उसमें जो डिफरेंस आना चाहिए उस सेक्शन में आना शुरू किया। जी। फिर मैंने देखा कि स्ट्रिंजेंट इसके बाद भी जो भी चीज़ें हैं थोड़ी कंट्रोल हो रही। फिर हम लोगों ने हर एक पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर, वो जो प्रिवेंटिव ऑफिसर अपॉइंट किया, उसके साथ एक टीम बनाई। फिर उनकी हम लोगों ने 3-4 दिन तक ट्रेनिंग ली। एक 2 एडिशनल सीपी पूरे स्टाफ के साथ ट्रेनिंग कराई गई, उनको सारे एक्ट सिखाए गए, एमपीडीए, एमसीओसी, एक्सपेरिमेंट तो लोग जानते थे, उसे कैसे लगाना, क्या लगाना। फिर कॉन्फिडेंस दिया गया। फिर जो भी रिकॉर्ड नामचीन थे उनके रिकॉर्ड निकाले गए, उनका एनालिसिस किया गया, और फिर हर एक को पहला हम लोगों ने करना ऑफिस में बैठ के सिखाया। और फिर एक एक करके एप्लीकेशन ऑफ शुरू हुआ, एमपीडीए का चाहे एमसीओसी का। और एक बार जब 32 के 32 पुलिस स्टेशन ट्यून्ड हो गए, फिर आप यू सिट रिलैक्स एंड जस्ट सी व्हाट द रिजल्ट इज, एंड वी सॉ द रिजल्ट। और बहुत ही मतलब हम लोग चुन चुन के लगाते थे और नंबर पे कभी नहीं गए। जो जिस पे जरूरत है उसको लगाना चाहिए, वही किया, और नंबर अपने आप आते हैं। नंबर आप 100 कर दो उसका कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए था, इसका मतलब होता है। तो जिन पर करना चाहिए था उनको हुआ कि नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, और किसी गलत आदमी पर नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। तो वो 2 चीजें इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। एक और होता है कि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और
दीज आर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, जो साइबर क्राइम में अमूमन होते हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स है। इसमें दो तीन चीजें, एक तो स्टॉकिंग करना, ये एक तरह का क्राइम हुआ। फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस साइबर अटैक के जरिए बहुत ज्यादा हो गए। तो इसके लिए पुलिस भी तैयार होना, पुलिस फोर्स ट्रेन होना, कानूनी फ्रेमवर्क, हमारे कानून अलग है, साइबर क्राइम के जो लॉज है वो फ्रेमवर्क कई बार पुलिस ने रिवैम्प किया है, उसके साथ डील करने के लिए कैसे सेटअप किया गया? देखिए, जब सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम, जैसे आपने कहा, एक जमाने में फिजिकल क्राइम होता था, फिर स्ट्रीट क्राइम हुआ जी, उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस हुए जो, और अब साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में एक विशेषता होती है कि आदमी को नुकसान बहुत हो जाता है लेकिन पिंच नहीं करता है जी, फिजिकली। आपको कोई गले का एक मंगलसूत्र खिंच जाता है तो आप बहुत पिंच करता है, आप बहुत हल्ला मचाते हो, करेक्ट। लेकिन आपका 2-4 लाख का चीटिंग भी जाता है तो आपका वो जो रिएक्शन है वो जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, मे बी फिजिकल वायलेंस की कमी कारण। और दूसरा, आप ये भी फील करते हो कि गलती से आपकी थी, और होती भी आपकी गलती, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो ऑनलाइन डीलिंग करते हैं, नेटवर्क्स है, साइबर स्पेस में करते हैं, जहाँ मनी इन्वॉल्व है, ये सारे लोग आपको प्रिकॉशंस बताते हैं, राइट। और सारे प्रिकॉशंस आपको बार बार बताते हैं। मे बी उनका कम्युनिकेशन का तरीका सही नहीं है, कि वो ऐसे लंबे चौड़े आते हैं कि वो इफेक्टिवली आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और आपसे गलती भी आती है, और एक ओटीपी गई और आपके पैसे निकल जाते हैं, और जाने के बाद आपको याद होता है कि यार इस तो बताया था लेकिन वन ऑफ द लाइन में था। तो इन चीजें कारण हम लोगों ने साइबर में मल्टी फेसेस किया। पहली चीज तो हम लोगों ने साइबर ऑफेंस के बारे में सोशल मीडिया और इसमें भी हम लोगों ने एक जागरूकता फैलाई थी। आपको याद होगा एक कैंपेन चलाया था कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। दूसरा, फिर हम लोगों ने अपने सारे पुलिस स्टेशन के यूनिट में भी साइबर यूनिट तैयार किया, ताकि हर चीज में क्या हो रहा था कि हमारे पुलिस स्टेशन उसको साइबर पुलिस स्टेशन को भेज देते थे और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने कहा एक से न्याय नहीं होगा, इतने ज्यादा नंबर है, हर एक को न्याय देना पड़ेगा। तो 32 पुलिस स्टेशन में हमने यूनिट बनाए, उनकी ट्रेनिंग की, और फिर कैटेगरी डिवाइड किया कि जो छोटी चीजें हैं वो पुलिस स्टेशन में होंगी, और जो बड़ी चीजें हुए वो अपना साइबर पुलिस स्टेशन में। और कभी भी छोटी चीजों, जो क्राइम को, छोटी चीजें मतलब अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको क्रैक करना इजी है ना। आप कभी कभी लोगों को लगता है कि मर्डर बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन मर्डर का इन्वेस्टिगेशन सबसे इजी इन्वेस्टिगेशन होता है, हर्ट का इन्वेस्टिगेशन सबसे इजी होता है, रात को घर में चोरी होकर निकल गए उसका इन्वेस्टिगेशन सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपको क्लूज नहीं रहते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड था वो रखा, उनकी हेल्प ली और काफी कुछ सॉल्व किया आप लोगों ने। और हमारी साइबर यूनिट तो अलग अलग तरह से बहुत बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए थे। एक उसका मतलब आपके एग्जामिनेशन का जो पुटी का था वो किया था, फिर बिटकॉइन के किए थे, फिर नॉर्मल लोन ऐप के किए थे। तो ये सब तो बहुत बड़े इंडिया लेवल के केसेस हमारे साइबर यूनिट ने, पुलिस स्टेशन ने सॉल्व किए थे। फिर आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, लेट्स टॉक, और वो जो था एक कम्युनिकेशन का था। घर में आपसे बात करते हैं लेट्स टॉक, आपसे को भी केसेस के बारे में ये ऐसे होता है? नहीं, जनरली ज्यादा हम लोग, ये इनकी एक आदत है, ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर में। अच्छा। कभी ऑफिस की चीजें घर में लेके नहीं आते, कभी फाइल ये वो जो चीजें, ज्यादा कुछ काम होगा बोले नहीं ऑफिस जाता हूँ, काम खत्म करके आता हूँ। मतलब क्योंकि हमारे यहाँ क्या, हमारी प्रायोरिटी बच्चे हैं, तो क्योंकि ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, इनका प्रायोरिटी बहुत, बच्चे जब पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल फुली इन्वॉल्व, मतलब इनको हर चीज बच्चों का पता होता था कि कैसे करना है, क्या करना है। जनरली क्या होता है, लोग बिजी होते हैं तो ठीक है मम्मी है देख लेंगी, मैं भी देखती थी, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे पढ़े, तो इट्स अ टीम एफर्ट। तो हमेशा ये उस टीम की तरह हम चारों लोगों ने काम किया, इनका काम इन्होंने किया, मैंने, लेकिन हम लोग कभी ऐसा कोई बहुत सीरियस, क्या होता है आजकल सोशल मीडिया होने के कारण बहुत सारी चीजें बताए ना बताए वाया मीडिया पता चल जाती है, वो चीजें तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन जो कुछ चीजें होती है कि आदमी को परेशान करती है, तो उससे उसके बारे में बात क्यों करना। कुछ चीजें अच्छी होती है, ठीक है, वो अच्छा लगता है, लेकिन हम जनरली कोशिश करते हैं कि मतलब ठीक है दोनों चीजों को मिक्स ना करें। बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है हमारे कि नहीं नहीं, तो चेहरे समझ में आता है कि रिएक्शंस, लेकिन हाँ हम उसको कोशिश करते हैं कि बस दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो लेट्स टॉक आपका जो सोशल इनिशिएटिव था, फैमिली का तो इन्होंने बता दिया, तो उसमें कई सारे सवाल लोग आपसे पूछते थे। एक बड़ा मुझे याद आ रहा है कि एक लड़के को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी, तो वो आपसे सलाह मांग रहा था, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे वो काफी सारा हो गया था जी। देखिए ऐसा है कि देखिए पुणे आने के बाद, यूनिट कमांडर बनने के बाद
इससे पहले मैं करता था सोशल मीडिया, लेकिन यूनिट कमांडर को सोशल मीडिया, बाकी का सोशल मीडिया में जमीन आसमान का फर्क है जी। सो करीब 8 मार्च को मैंने सोशल मीडिया अपने हाथ में लिया, और पूरा सोशल मीडिया 2 साल के टेन्योर में फर्स्ट फ्यू मंथ्स छोड़ दीजिए जी। तो लास्ट 2 इयर्स तो पूरा सोशल मीडिया मैंने पर्सनली लेवल पे मॉनिटर करता था। लोग पूछते थे आपकी टीम कौन है, हमारी कहता मेरी कोई टीम ही नहीं, हमारे अपने कांस्टेबल गार्ड है, ये है, पीआरओ है, जो कि मराठी अच्छा ट्रांसलेशन कर देते थे। और वीक में हम लोग 2 घंटे बैठते थे, पूरे वीक का प्लानिंग करते थे, और हमारे ट्वीट्स का लोग इंतजार करते थे। फिर हम मतलब ट्विटर लाइव भी करते थे। फिर जो सोशल मीडिया में कंसेप्ट आते थे उनको सबसे पहले सीख के सबसे पहले करने की कोशिश करते थे कि आस्क मी एनीथिंग। करेक्ट। इंस्टा का आया था, यस। तो हमने कहा कि अभी तो किसी ने नहीं किया, हम करेंगे जी। और शो करेंगे और अच्छा करेंगे जी बिल्कुल। और 1-1 घंटा हमारा जो हो रहता था बहुत हिट होता था, उसके जो लाइक्स या व्यूज होते थे वो शायद इंडिया या फॉरेन में भी कोई मैच नहीं कर पाता था। तो ये चीज हमको समझ में आ गई थी कि पुणे एक सिटी है, इसमें से कम 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, हेडलाइंस नहीं देखते, वो सोशल मीडिया और इंटरनेट ही देखते हैं। जी बिल्कुल। तो वो टारगेट ग्रुप अगर आप प्रेस नोट से कवर करने की कोशिश करोगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो कवर होगा नहीं। कभी नहीं होगा जी। कभी नहीं होगा। और सोशल मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन है आपके एरिया में तो सबको सारी बातें मालूम रहनी चाहिए, ये आपने करना चाहिए। तो वो अगर आप कहोगे नहीं 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 सोशल मीडिया क्या है छोड़ दिया, तो वो छूट जाएंगे, आपको उनके पास जाना है, वो आपके पास नहीं आने वाले। तो उस तरह से सोशल मीडिया का हम लोगों ने यूज किया, कोरोना के पीरियड में डिजिस्ट करने के लिए यूज किया, रादर देन हमने एक आदमी पे एक केस नहीं किया कोरोना में, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। सबको समझा के वापस लौटा दिया, लेकिन केसेस नहीं किया, क्योंकि मेरा अपना व्यू था कि लोग इतने तकलीफ में है, जी क्यों तकलीफ बढ़ाई जाए, है ना। डिफरेंट वे से मैंने फेज 1 में मैं नहीं था, तो फेज 2 तो मैंने अपने हिसाब से, फेज 3 अपने हिसाब से डील किया। तो मोर ऑफ अ काउंसलिंग एंड स्टॉप, नॉट देन की हर्ट। करेक्ट। नो मींस नो, स्टॉप मींस स्टॉप, एब्सोल्युटली, रादर देन आई विल punish one and make a example of it and everybody will then follow. So other way था, और उसमें उसको भी मैंने कैंपेन वेरीज पे, और एक जैसा कि मैं शायद रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पत्रकार बंधु, मेरे फ्रेंड्स, कई लोग कहते थे कि अमिताभ वी आर वेटिंग एट 5 PM तुम्हारा ट्वीट क्या आने वाला है। एब्सोल्युटली। People used to, and it used to be not, never ever it was something where we published any good work of police. पुलिस ने ये किया वो किया, एक भी ट्वीट या एक भी नहीं था। इट वॉज ऑल इंटरैक्टिव, सटल, करेक्ट, बिलो द, मतलब ऐसा छुपा के सारे मैसेजिंग करने का टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिसमें असली बात भी जा रही हो और आपको पता भी नहीं चला, स्वीट कोटेड इंटरैक्शन। और मेरा ये था कि इट इज नॉट अ पब्लिसिटी थिंग, इट्स अ इंटरैक्शन थिंग। तो कभी भी हमने ये अपना हैंडल लॉन्च किया जब पुलिस का जो बंदोबस्त का ये का, तो हमने मांगा कि आपका जो भी हमारा बीट कांस्टेबल जाता है, आप देखिए आपको और चाहिए बताइए, हम बता देंगे यहाँ गया। तो जैसे एक लड़की का मर्डर हुआ था, तो हमने बताया कि 100 मीटर के दिन में कितनी बार कितनी पुलिस की गाड़ियां गई, और गाड़ियां कहाँ चलना डाल दे। देखिए प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करना ये पुलिस का काम है जी, लेकिन फिर गलती से फिर भी कुछ होता है, उसके बाद सेकंड रिस्पांसिबिलिटी, गलती से कुछ हो गया तो उसमें आपका रिस्पांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। तो मेरा यह था कि होने नहीं दूंगा, लेकिन कोई हो गया तो एक का 10 खाएगा, राइट। एंड दैट प्रिंसिपल आई ऑलवेज, होने से किसी को रोक नहीं पाऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन हो गया तो कोई एक करेगा, मैं 10 करूंगा। इसको आप धमकी समझो या लोगों का गुस्सा समझो, ये आप पर निकलेगा, ये चीज रहती। फिर ये कमिश्नर के जॉब के बाद में प्रिजन, यहाँ पे अलग चुनौतियां हैं, क्योंकि डेटा अगर हम देखें तो हमारे स्टेट के प्रिजन 65% मोर क्राउडेड है। फिर जो हमारे सेंट्रल प्रिजन है वो भी ओवर क्राउडेड है, कैपेसिटी से ज्यादा, और अलग चुनौतियां हैं वहां की। उससे पहले एक शाइनी आहूजा का भी आपका केस था, उसका भी जिक्र होना चाहिए था। तो प्रिजन पर आने के पहले मैं शाइनी आहूजा के बारे में जानना चाहूंगी आपसे। ये भी एक सेंसिटिव केस हुआ था, बहुत सेंसिटिव था ये। सो मेरे को याद है कि शाम को समय था 7 साढ़े 7 बजे, मेरे को किसी का एक फोन आया कि शाइनी आहूजा को पुलिस उठा के ले गई, रेप किया जी। बॉम्बे में नॉर्मली कोई रेप करता नहीं है,
बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, हम्म, जैसे रियल रेप बहुत हम्म, कम होता हम्म, है। हम्म, कई बार लव अफेयर रहता है, ये रहता है, लिविंग रहता है, गॉन सॉर या जो भी रहता है, हम्म, झोपड़पट्टी में होता है। फिल्म स्टार्स या इस तरह के स्टार्स कभी रेप नहीं करते हैं, हम्म, मर्जी की चीजें ज्यादातर रहती है। हम्म, तो मैंने आई ब्रस्ट असाइड, क्योंकि वहां पर डेली इस तरह की किसी न किसी की रूमर्स आती रहती थी। हम्म, फिर भी मैंने क्यूरियोसिटी के लिए पुलिस स्टेशन को फोन किया, डीसीपी फोन किया। डीसीपी को पता नहीं था, पुलिस स्टेशन ने कहा था सर कुछ एक लेडी आई हुई है मेड, और हमारा आदमी उसको बुलाने गया है हम्म, पूछने के लिए, चेक करने, क्योंकि कंप्लेंट आई है, सही है गलत है, जी, रहती कि नहीं। लेके आया, करीब 8:30-9 बजे उसको हम्म, उठा के लाया, हम्म, पूछताछ शुरू हुई। फिर एक फीमेल ऑफिसर तब तक आई, जी, ड्यूटी बीट पर थी, वो आई, हम्म, उससे लड़की से बात किया। उसने पहला फोन मुझको किया कि साहब खरोखर झाले नहीं आए। एंड एवरीबडी इन आवर हायरार्की वाज शॉक, क्योंकि एवरीबडी इज इन डिनायल मोड, एब्सोल्युटली ये असं होऊ शकत नाही, काय करेक्ट, आहे? काहीतरी कन्सेंशुअल असेल, कन्फ्युजन असेल, काही. एब्सोल्युटली येस, And then it started rolling, and then media was there, then we rushed to the spot. Once it was confirmed, then we were managing on different level. Then there was a industry coming together, then there was a public थी, वो जो शॉक में थी, जो पहला हमारा शॉक लगा था, करेक्ट, उनको लग रहा था पुलिस ने क्या किया। फिर उनके कुछ फ्रेंड्स थे जो उनके सपोर्ट में आ गए। फिर केस रजिस्टर हुआ, मेडिकल हुआ। इट वाज अ वेरी ब्रूटल रेप, वेरी ब्रूटल रेप, मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स आते हैं। फिर पहला चीज हम लोग लगा कि यार लड़की तो है, लेकिन लड़की एकदम गांव की छोटी सी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर वी कॉल्ड का साहब काय असू द्या, मी सोडणार नाही माझं. सोडणार नहीं, आई नो, सो देन वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि इसको कुछ भी कितना करने की कोशिश करे, खरीदने की कोशिश करे, बेचने की कोशिश करे, ये नहीं होगी। फिर मीडिया ट्रायल बहुत हुआ दोनों आई साइड नो से। दिस टाइम, हाँ, और यस, फिर हम लोगों ने और एक मिस्टेक उनसे होता है कि वो कुछ कुछ गलतियां हमारे निकालने की कोशिश करते थे विदाउट रियलाइजिंग कि एडवांस में मेरी गलती बता रहे थे और हम पेपर ठीक कर लेते थे। राइट, सो अल्टीमेटली इट वाज चार्जशीटेड। यस, दुख की बात यह है कि ड्यूरिंग ट्रायल द कंप्लेनेंट आल्सो टर्न होस्टाइल। स्टिल देयर वाज सो मच एविडेंस, साइंटिफिक एंड अदरवाइज, एंड एवरीबॉडी, राइट, उसको कन्विक्शन हो गया। यस, सो दैट वाज दैट वे। और कुछ चीजें बहुत ही अजीब सी होती थी जिसका मेरे को लॉजिक नहीं समझ आया। जैसे सेकंड डे उसको पीसीआर मिली, यस, उसे कोर्ट में हमारे लोग ले जा रहे थे, अंधेरी कोर्ट में, तो पता चला उसको देखने के लिए लड़कियां और लड़के खड़े खड़े। यस, यस, तो मेरे को समझ नहीं आया कि सोसाइटी कर क्या रहा है, कर क्या क्या रही, एंटी हीरो को इतना इंपॉर्टेंस कैसे मिल रहा है। और ये भी, बट मे बी या तो हम सोसाइटी से अलग थे या समझ नहीं पाए या जो भी, और या हम लोगों को समझा नहीं पाए कि ये सब चीजें गलत है। मेक अ हीरो आउट ऑफ एंटी हीरो इज आल्सो रॉन्ग। बट ये सब चीजें अनोखी नायाब चीजें हमने देखी। राइट। फिर आते हैं प्रिजन्स पर। अभी यहाँ की चुनौती अलग है, क्योंकि एक तो ओवर क्राउडेड है, दूसरा प्रिजन के अंडर एक जो सिस्टम है वो भी कई तरह से अंदर से खोखला भी हुआ है, पोरस है, जितना इंटैक्ट होना चाहिए उतना है नहीं। तो जब आप आए तो आपने क्या प्रायोरिटाइज किया था कि मुझे ये पहले सही करना है, ये लीकेज है ये मुझे पहले बंद करना है? देखिए, आपने जैसे कहा ओवर क्राउडिंग तो पूरा ईयर्स टुगेदर लगेगा, लेकिन मुझको ये लगा था कि प्रिजन्स में और प्रिजनर्स को देखने का तरीका ही लोगों का अलग है। प्रिजनर्स है, गलती की है, आए हैं। प्रिजन्स में आने के बाद कुछ नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए कि दे शुड नॉट रन द गैंग, दे शुड नॉट हरेस विटनेसेस, ये वो। लेकिन उसको अदर एक्सट्रीम हो गया था कि उनको कुछ जीरो फैसिलिटी, उनको स्किन डिजीजेस हो रहे हैं, उनको मतलब पानी नहीं मिल रहा, 4 बजे पानी बाथरूम में नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, तो कहते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो फिर हम लोगों ने उस सबको लिस्टिंग करके सब चीजें सुधारी। फिर ये देखा कि ये जितने लोग प्रिजन्स में हैं सब ओवर हाइपर एक्टिव थे, इसलिए कुछ ना कुछ लफड़ा करके बैठे जी, और लफड़ा करने के बाद ये फिर प्रिजन में आ गए। और फिर इनसे कहा जाता है कुछ ना करो, बैठे रहो या छोटे मोटे काम करो। तो इनके मूड स्विंग्स बहुत होते थे, और मूड स्विंग्स होने के कारण ये मतलब सुसाइडल टेंडेंसीज भी रहती थी, फिर फाइट अमंग ईच अदर रहता था, फिर क्राइम में लैप्स करने की टेंडेंसी रहती, छूटेगा तो देख लेंगे, फीलिंग ऑफ रिवेंज। तो
प्रिजन इज नॉट ओनली अ प्रिजन, इट इज अ रिफॉर्मेटरी सेंटर। रिफॉर्मेटरी सेंटर, करेक्ट। तो इनको मूड को भी पॉजिटिव लगाने का, इनको फीलिंग ऑफ हर्ट ना हो कि अब तो मैं देख ही लूंगा, और फीलिंग ऑफ हार्ट लेके, और कैपेबिलिटी सबने देखी है, जी। कुछ ना जो किया तभी तो अंदर आया है, हम्म, तो कैपेबिलिटी है और एक मेंसरिया मिल जाए, फिर बाहर निकलेगा तो फिर फायदा क्या हुआ प्रिजन में रखने का। तो इनको थोड़ा सा बाय बिहेवियर इफ यू कैन somehow mellow them down so they don't have a feeling of revenge, तो उस हिसाब से उनके बेसिक जो भी फैसिलिटीज हैं वो सब देखना, कैंटीन इंप्रूव करना, उनको गर्म पानी का गरम पानी देना। 4 बजे सुबेरे जब आदमी पानी पी नहीं सकता तो नहाएगा क्या, गद्दी देना, छोटी गद्दी साइज के हिसाब से, फिर वीडियो मुलाकात शुरू करना, सब जगह टेलीफोन लगाना, वॉशिंग मशीन देना। अभी हमने ई केओस चालू कर दिया कि आप बटन दबाइए आपके सारे केसेस मिलेंगे, मुलाकात की टाइमिंग बढ़ाना। तो ये सारी चीजें थी कि भाई आप इंगेज रहिए, कैंटीन बढ़ाना, कैंटीन का आइटम बढ़ाना। तो आप इंगेज रहेंगे तो आप निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और फिर निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे तो फिर जो भी हमारे करीब 70% लोग ठीक है, जो गैंगस्टर है वो तो उनको हम सुधारने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। और हमारे यहाँ कोई कैटेगरीज ऑफ थिंग्स नहीं होती है कि गैंगस्टर को अलग रखो, ये रखो, सब एक साथ रहते हैं, उनको सेपरेट सेल में रहता है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत गलत है उनके कारण सारे लोग डबल पनिशमेंट जाए, वो भी ठीक नहीं है। फिर हम लोगों ने सब रूल्स बनाए, ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन कभी भी आप पकड़े गए कुछ गलत करते हुए तो ये सारी फैसिलिटी आपकी छीन जाएगी। तो आपको एक रिवॉर्ड भी है और फियर ऑफ पनिशमेंट भी दिया है। तो जैसे अभी येरवाड़ा में इंसिडेंट हुआ तो सारे लोग उठा के इधर उधर फेंक दिया गया, और सारे लोग के कैंटीन, टेलीफोन, मुलाकात, सारी फैसिलिटी विड्रॉ कर ली गई। तो फिर वो समझ में आता है लोगों की, फिर उनके रेमिसेंस पॉलिसीज हम लोगों ने चेंज किया, फरलॉ पैरोल को भी थोड़ा सा और लिबरल करने की कोशिश की कि ताकि लोग जाए आए। ये सब सारी चीजें कर रहे हैं, रिफॉर्म्स देखते हैं। किरण बेदी का जो टेन्योर रहा था प्रिजन्स का, वो बहुत सराहा गया। आप किन किन ऑफिसर्स के पैटर्न, जब क्योंकि हर जगह हर पोस्टिंग के समय पे हमारे कोई आइडियल्स होते हैं, उनकी तरफ हम देखते हैं कि ओ इसने सही किया था, हम अपने हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं, वो बात अलग है। तो आपके लिए कौन है? देखिए किरण बेदी का काम निश्चित रूप से बहुत सराहा गया, बहुत चीजें हुई। उनकी बराबरी करना या उनसे कॉपी करना भी गलत होगा। उनका एक इरा अलग था, वो 20 साल पहले का इरा था। उस जमाने में कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट थी, 20 साल डाउन द लाइन आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो अलग गई। होती। हाँ, सो लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया। नॉर्मली मैं जो स्टाफ या प्रिजनर्स और यो आपका अंदर का कॉन्सेंस है, उसका तीनों का डिस्कशन में जो चीजें आती हैं वो सब करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी एक लिमिटेशन होती है, कुछ चीजें आपके हाथ में होती है, कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती है, कुछ चीजें गवर्नमेंट में भी फाइनेंस के हाथ में होती हैं। जी बिल्कुल। तो वो तीसरी चीज बड़ी मुश्किल स्टेज हो जाती है। और मतलब डीसीएम साहब हो गए या एसीएस हो गए, सब कोई बहुत ही प्रिजन रिफॉर्म्स के फेवर में है। तो थोड़ा पैसे वाली चीजें सारी बहुत जल्दी फास्ट हो रही है, होती जा रही है। बड़े पैसे की, जैसे कि एक प्रिजन बनाने में 1200 करोड़ रुपए लगता है जी। तो वी आर पुशिंग फॉर दैट कि 4-5 प्रिजन्स नए बन जाए ताकि ओवर क्राउडिंग हो जाए। फिर जो भी नए प्रिजन्स होंगे उनमें सारी ये चीजें शुरू से रहे, जैसे क्रैश है या जो भी है, मतलब हमारी जितने रिफॉर्म्स है शुरू से ही डिजाइन में रहे, तो सब चीजें कर रहे हैं। फिर ये जो सीसीटीवी या बाकी चीजें है ना, अब ये नहीं है कि बाहर से बाद में लगाना पड़ेगा, जो बने लेटेस्ट बने, बेस्ट बने। और उसमें ये हर प्रिजन जो नया बना रहे हैं हम लोग, उसमें कुछ फोकस रहे, मेडिटेशन का फोकस या एक शांति का फोकस, या ऐसा हो कि प्रिजन जाके कुछ तो नेगेटिव थॉट अब कम हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो, और फीलिंग और रिवेंज खत्म हो। तो उनको एक बहाना नहीं मिलना चाहिए। और बाकी जो हार्ड एंड ही है, जिनको करना ही है, लाइफ ऑफ है, उसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं होगा। ये सारी पुलिस की एक जो ड्यूटी है 24/7 डिमांडिंग है। ऐसे समय पे परिवार को टाइम देना एक ये हो जाता है। और आपकी हॉबीज क्या है, क्या उसके लिए समय दे पाते हैं? नहीं, हॉबीज के लिए तो बिल्कुल, हॉबीज के लिए समय आप ऐसा पूछ कर सकते हैं कि कभी ज्यादा दे पाते, कभी कम दे जाते, लेकिन हेल्थ के लिए तो समय देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, और वन कैन सी दैट। और अगर आप हेल्थ में ही हॉबी ढूंढ ले तो बेटर होगा। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हॉबीज और हेल्थ को मिक्स कर दिया तो एक टाइम में दोनों चीजें कवर हो जाती है। जैसे मैं मेरे हेल्थ के जो भी आइटम्स होते हैं, क्या करता हूँ, हमेशा
हर 4 साल में चेंज होते रहता है। हम्म पहले मैं टेनिस खेलता था बहुत, फिर मुंबई आने के बाद वहाँ पर टेनिस की लाइन लगती थी, तो फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, फिर बाद में स्विमिंग करने लगा, फिर बाद में मैं जिम चला गया। क्रिकेट कोई भी इंडियन हमेशा ही खेलता है, कभी उसका जाता नहीं है, तो वो सब चीज़ें चलती रहती। स्टाफ के साथ क्रिकेट खेलता था, पहले से मैं एसपी उस्मानाबाद से था, तब से मेरी अपनी क्रिकेट की टीम थी, फिर क्रिकेट खेलता था। यहाँ आने के बाद कोरोना का पीरियड था, जी। जिम बंद थे, तो मैं साइकिलिंग खूब जाता था। फिर मैं सिंगर फोर्ट की क्लाइंबिंग, वीक में एवरेज मेरा 1 आ जाता है। और रनिंग अभी बंद हो गई है, पता नहीं फिर नेक्स्ट साइड रनिंग आएगी। बीच में स्विमिंग काफी किया। टेनिस बंद है, लेकिन क्रिकेट मैंने अपने पुणे पुलिस की टीम बनाई थी और 2 साल लगातार हम फाइनल में गए, और हर साल सोचते थे कि इस बार जीत जाएंगे, लेकिन दोनों बार फाइनल में, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट लीग के फाइनल में हम लोग हारे। और जो डिस्ट्रिक्ट की टीम बनी उसमें हमारे 2-3 प्लेयर भी गए थे। तो ये सब चीजें करते रहते हैं आदमी। तो इसमें आपका ये एक तो आपका हॉबी भी कवर होता है और हेल्थ भी फिटनेस भी रहता है, हेल्थ भी कवर होता है। ये एक हॉबीज में से एक हो गया। बाकी छोटी मोटी हॉबीज तो रहती और है घर में जब शेफ हो और इतना बेहतरीन खाना बनता हो, तो पसंद क्या करते हैं आप इन्होंने बनाया हो? देखिए, खाना सारा अच्छा होता है, एक तो मना बताना पड़ेगा। तो मतलब जो खाएगा फिर भी वो समथिंग इज फेवरेट एंड समथिंग इज मोर फेवरेट। नहीं, शी इज गुड एट एवरीथिंग। वी कैन मेक आउट, जैसे खाना अभी खाया तो पता लगता है कि जुगनू ने बनाया। अच्छा, घर रूटीन का खाना नहीं वो है, हाथ की खुशबू है। है अब है तो है। और आप दोनों जॉइंटली, मतलब ये होता है कि यू नीड सम मी टाइम। बच्चे बच्चे है, प्रोफेशन है, सब कुछ है, बट फिर भी पति पत्नी का एक होता है कि दोनों का एक मी टाइम होना जरूरी है। वो मी टाइम पे आप दोनों क्या करते हो? नॉर्मली चाय की चुस्की पे गप्पे मारते रहते हैं। बच्चों के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ ही रहते हैं। जी। तो मॉर्निंग का टाइम नॉर्मली मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ, तो तब सब जब खत्म करके आता हूँ ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा हम लोग साथ बैठते हैं, तो हम दोनों का मी टाइम होता है। दिन की प्लानिंग, अगले 3-4 दिन और अगले 7 दिन की प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग डेली चेंज होना, मॉडिफाइड होना, वो चालू रहता है। बाकी फैमिली इश्यूज डिस्कस करते हैं। शाम को आता हूँ ऑफिस के बाद, ऐसे सीपी आता, शाम ऑफिस के बाद मैं कई जगह विजिट जाता था, जी। खत्म आता, पेरेंट्स साथ बैठना, डिनर करना, और फिर कई बार डिनर खत्म होने के बाद फिर हम लोग ऊपर, बच्चे जब रहे तो बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, मेरा एक पपी है उसके साथ, हम लोग बैठते हैं ऊपर आधे घंटा। आई एम अर्ली स्लीपर, सी लेट स्लीप्स लेट, आई एम अर्ली राइजर, सी राइजर्स लेट। तो 4 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है सेटिंग करने में। मैं 11 बजे सोता हूँ, 1 बजे सोती है, मैं 5 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठती वैसे है। मेरे घर में यही सीन है, मुझे ड्रैकुला कहते हैं मेरे पति, क्योंकि मैं बहुत लेट सोती हूँ, वो जल्दी सो जाते हैं। आपको अगर सर में 2-3 चीजें बदलना हो, ये बदल दीजिए, बाकी सब अच्छा है, तो क्या? तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। नहीं, एक मुश्किल मौका है है। कि आसान एंड है? ही लिसन्स। उन्होंने बोला है कि मैं बीवी की सुनता हूँ, पूरे सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। अच्छा, नहीं ठीक है। अब बदलना तो क्या, हर का इनका अपना एक स्टाइल है, सब चीज़ है। जी। वो इनकी क्वालिटी भी है, अच्छी चीज़ भी है, मैं उसको बदलना नहीं चाहूँगी। जो है वो ठीक है, बिकॉज़ वेरी फर्म। और अच्छा, मैं थोड़ा-सा जल्दी बहुत इमोशनली, या बहुत चीज़ें बच्चे मुझसे काम करवा लेते हैं, इनसे बहुत मुश्किल है कराना। वो सब चीज़ें हैं, लेकिन कभी-कभी, लेकिन हाँ, फ्लेक्सिबल है। धीरे-धीरे समय के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बच्चों की प्रायोरिटी चेंज होती है। पहले खुद के बारे में सोचता है, फिर ऑफ़िस। अभी बच्चे समय के साथ धीरे-धीरे हर चीज़ें बदल रही हैं ना, बच्चे सेटल हो रहे हैं, उनके बारे में, तो समय के साथ सब चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज होती है। बहुत कुछ चेंज नहीं किया जाता है। जैसे-जैसे समय बदलता है, सब चीज़ें बदलती जाती हैं। और साथ रहते-रहते फिर क्या होता है, आदत पड़ जाती है एक-दूसरे के एक साथ दूसरे की। की। और अब हमारा बहुत लंबा साथ हो गया। ऐसा नहीं कि मतलब अभी हम नए-नए। 28 इयर्स हो गए हमारी शादी को। जी। तो शादी हमारी जल्दी हुई, तो हम लोग काफ़ी सालों से, तभी अब तो वो सब चीज़ें बिल्कुल मायने मैटर नहीं ही नहीं रखती। करता है। आदत हो जाती है एक दूसरे की, तो बस चल रहा है। कभी छुट्टियों पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं? फिल्में देखते हैं, क्या करते हैं? हम दोनों का 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन है। हमें हम्म घूमना बहुत पसंद है, हमें खाना खाना बहुत पसंद है, और हमें पिक्चर देखना बहुत पसंद है। ये अच्छा। तीनों हमारे। और मैं फिल्म में सेंसर बोर्ड में भी पैनल मेंबर में हूँ, हम्म तो वो भी एक मेरा काम है। और प्लस साथ में क्या है कि हमें घूमना अच्छा लगता है, हम्म तो कोशिश करते हैं घूमना। और खाना तो हमारा, सबको हमारे कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे घर में, जो चारों को हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हम्म तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, सीखना, जानना, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। मैं बनाती हूँ सब चीज़ें, ऐसा तो नहीं कि मुझे सब चीज़ें आती होंगी। तो जहाँ भी जाओ तो कुछ ना कुछ तो सीखता है आदमी, कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ सीखती है। तो उसमें सब चारों लोग मिलके अपने अपने सजेशंस देते हैं, बताते हैं। तो ये हमारा एक कॉमन है कि हम लोग
रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाते हैं। और जैसे आपने पूछा हेल्थ और ये खाना बनाते हैं तो कैसे, तो हम लोगों ने हमेशा हमारे घर में है कि खाने की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते, क्वांटिटी में करते हैं। हम खाते सब कुछ है बट पोर्शंस कंट्रोल रहता है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि अच्छा बनाएंगे तो हम उसको 4 पीस खाएंगे, नहीं, एक ही खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट हर चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। वो सब चीज़ें हैं हम लोग का, ये कॉमन पैशन और हमारा शौक और हॉबी हम चारों का एक साथ है। ये एक हमारा बहुत बॉन्डिंग का एक है कि मतलब बैठते हैं तो लोग हमेशा को अच्छा क्या खाना कहाँ मिल रहा है या कहाँ घूमने की, जो भी टाइम मिलता है जैसे भी मिलता है कोशिश करते हैं कि उसको एंजॉय करें साथ में। हम अक्सर लोगों से पूछते हैं कि गाना कौन सा है जो आपको प्रभावित करता है, क्योंकि हर किसी हमारी बॉलीवुड फिल्में जैसे हैं वैसे गाने भी ऐसे हैं कि पैरेलल आपको मिल जाता है आपके लाइफ का। आप कभी गुनगुनाते हैं, कोई गाना है जो पसंद है? मुझको अपने आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस है, तो गुनगुनाने की कोशिश नहीं करता हूँ कभी। ओके, नॉट इवन अ बाथरूम सिंगर। बाथरूम सिंगर, लेकिन गाने होते हैं अच्छे। कभी कभी रात को जो इसमें आते हैं, टीवी में आते हैं, उसमें राजेश खन्ना के गाने, उनके पिक्चरों पे सॉन्ग किए हुए गाने, या फिर देवानंद के गाने, वो रात को सुनने में अच्छे लगते हैं। फिर आजकल का नॉर्मल जो म्यूजिक होता है वो भी, अगर शाम को गए हल्का म्यूजिक, वो भी अच्छा लगता है। लाउड म्यूजिक भी पार्टी में गए तो अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छा, इंग्लिश सॉन्ग भी समझ में भले ही कम आता है, लेकिन म्यूजिक तो समझ में आता है जी। तो वो भी हमारे को बहुत अच्छा है। उस इंग्लिश सॉन्ग के कई म्यूजिक्स मतलब सिंगर्स अच्छे लगते हैं। तो वैरायटी में जो अच्छा होता है वो अच्छा लगता है। और कुछ गाने तो हम लोगों ने बहुत पहले ही सुने हुए थे और हमको अच्छे लगते थे। बेला चाओ, हमको याद है, हम बाहर गए थे बहुत 20 साल पहले, सुने थे। मैं एक जगह सुन रहा था, मैं नीचे से गया, मैंने कौन है यार, वो कौन बजा रहा है, मेरे को दिखना। कहा 70 यूरो का टिकट है, हमने कहा देता भी नहीं, सुनाओ। तो बाद में इंडिया में अभी 2 साल 3 साल से वो पॉपुलर हुआ जी। फिर ऐसे ही एक बार घूमते घूमते कभी बंगाली सॉन्ग सुना, बहुत इंप्रेसिव, रुकने लगे। बाद में मुझे लगा बहुत पॉपुलर हुआ, फिर अपने कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अच्छा, अपने को थोड़ी गाने, म्यूजिक की परख है, अच्छे म्यूजिक की, जो लेमैन को पसंद आ सकता है। लिरिक समझ में आए चना, उसके सुर ताल क्या है समझ में आए नहीं है, लेकिन एक इनर बेस को हिट करता है और लेमैन को पसंद आएगा। वो चीज आइडेंटिफाई मेरे से होती है, ऐसा मेरे को लगने लगा। और मैं भी हर तरह के सारे गाने जो भी होता है थोड़ा सा पहले गेस कर लेता हूँ कि गाना हिट होने वाला है। तो ये एक मतलब है, जबकि मेरे को लैंग्वेज, म्यूजिक जी कुछ नहीं समझ में आता उसका, लेकिन आई कैन गेस कि इट इज गोइंग टू बी हिट। राइट। कभी किचन में काम करते हैं आप? नहीं, बहुत मुश्किल काम है। जहाँ वहाँ मेरे तीनों लोग, बाकी लोग काम करते हैं। मेरा लड़का भी मेरे अच्छा है, बच्चे भी दोनों। अच्छा। लड़का भी बहुत अच्छा शेफ, डॉक्टर भी बहुत अच्छा। डॉक्टर तो है। अभी अगला ख्वाब प्रोफेशनली क्या देखते हैं और रिटायर लाइफ कैसे सोचते हैं? नहीं सोच पा रहे हैं, सोचना चाहिए, लेकिन हर आदमी अपने आप को सोचता है कि कभी रुकेगी नहीं गाड़ी इस टाइप की। जी। तो रिटायर्ड लाइफ का नहीं सोच पाते। मैक्सिमम हम लोग लोकेशन सोच पाते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद क्या तो करेंगे, कौन सा ज्यादा लोकेशन सोचे? करेंगे तो करीब करीब पूना या बॉम्बे, इसके अलावा तीसरा चीज नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली पूना टाइप का ही लग रहा है सिचुएशन। बिल्कुल, इसको पेंशनर्स पैराडाइज भी कहते हैं वैसे ही। और ये शहर ऐसा है, लेकिन ये है कि मैं कई बच्चों से, हमारे बच्चों के दोस्तों से, हमारे जो फ्रेंड है उनसे काफी इंटरेक्ट कर देता हूँ। अपडेट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, अपडेट सिस्टम क्या चल रहा है, अपडेट फाइनेंशियल सिस्टम क्या चल रहा है जी, है ना, बराबर। तो ये सब चीजें मैं फॉलो करते रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं आउटडेटेड टाइप का हो जाऊँ। और जो नॉर्मली हम देखते हैं कि क्या पुलिस ऑफिसर्स रिटायर होने के बाद मैक्सिमम सिक्योरिटी की एजेंसी के अलावा और लाइसेंसिंग के अलावा फिट फॉर नथिंग होते हैं, या फिर पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करते हैं। सो आई वांट टू लुक बियॉन्ड दैट, आई वांट टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग क्रिएटिव। ये चीज़ों के बियॉन्ड सोचने की कोशिश करता हूँ, प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, उनसे बच्चों से सीखने की कोशिश करता हूँ। अपने, मेरे बच्चे तो कभी नहीं सिखाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे के दोस्त या दूसरे दोस्तों के बच्चे मेरे को सिखाते रहते हैं और अपने को अपग्रेड करके अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। और आपने अभी जो काफी समय तक छोड़ दिया था, अब खुद को एक नए सिरे से आप तराशने की कोशिश कर रही हो। आप क्या बनना चाहती हो आगे चल के? नहीं, मतलब जैसे मैं अभी, मेरा जो फूड ब्लॉग मेरा है, टेस्ट पैलेट, मेरे फूड ब्लॉग का नाम है। मैं अभी उसमें कंसल्टेंसी, थोड़ा सा रेस्टोरेंट्स के डिज़ाइन, जो भी चीज़ें, मेन्यू डिज़ाइन करना,
और रेसिपी क्यूरेट करना, डिफरेंट डिफरेंट। मेरा हमेशा रहता है कि मैं जो रेसिपीज़, ओरिजिनल रेसिपीज़ को हमेशा मैं उसको इंटैक्ट रखते हुए कुछ नया क्रिएट करूँ, तो मेरा विजन है। और मुझे हमेशा लगता है कि मैं अच्छा सा एक कलरी स्कूल या जिस टाइप का होता है कि कुछ सिखाने वाली चीज़ें या कुछ इस टाइप की चीज़ें दिमाग में रहती है कि जितना कुछ बांट सकूँ और सिखा सकूँ, अगर मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। लेकिन देखते हैं कैसे, कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ों के लिए। थोड़ी मेहनत लगती है और सोशल मीडिया भी आजकल बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो बहुत जी सारी उतनी चीज़ें अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ बहुत चीज़ें करना। क्योंकि मेरा भी प्रोफेशनल, मैं अभी तक प्रोफेशनल, जो मैं अपने शायद मेरा ब्लॉग देखा होगा या जो भी चीज़ यस है, तो अभी कोई भी प्रोफेशनल मेरे साथ नहीं है, मैं सब चीज़ें खुद ही करती खुद हूँ। ही करती है पहले आप मेरी जी डॉटर सारा पिक्चर्स, कोविड के यस टाइम जब हम यहाँ पे आए तो या कोविड था, बच्चे साथ में थे, तो मेरी डॉटर ने मुझे बहुत हेल्प किया। जैसे कि मेरा टेस्ट पैलेट है, मेरा मन शुरू से होता था कि मुझे कुछ करना है, जी लेकिन मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि प्रायोरिटीज अलग थी। मुझे लगता था बच्चे एक बार चले जाएंगे। मेरी डॉटर ने मुझे एक दिन सरप्राइज किया, उसने कहा मम्मी मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। उसने मेरे टेस्ट पैलेट, नाम, वो सब चीज़ें उसने दी। मुझे लगा नहीं, अब तुम्हें कुछ करना चाहिए। फिर बेटा या डॉटर, फिर इन्होंने, अब धीरे धीरे सबको लगा कि नहीं ठीक है अब करना है, तो अब सब साथ देते हैं। तो डॉटर शुरू में काफ़ी हेल्प करती थी, धीरे धीरे उसका भी अपना जॉब है, ये सब चीज़ें, फिर मैं भी सीख रही हूँ। अब देखते हैं जैसे जैसे थोड़ा काम बढ़ेगा तो मैं भी प्रोफेशनली थोड़ा उसको आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत कुछ सीख गई हूँ और अभी और सीखना है और आगे बढ़ना है। हम नवभारत की ओर से शुभेच्छाएं देते हैं कि आपके सब सपने पूरे हो और आप दोनों का मिलकर एक अच्छा ब्लॉग बन जाए आगे चल के क्योंकि सर भी सोशल मीडिया में अलग तरह से एक्टिव थे या है भी, आप भी एक अलग तरह से है। तो दोस्तों अमिताभ गुप्ता सर और उनकी पत्नी जुगनू जी, इनसे हम बात कर रहे थे। बातों बातों में कई सारी बहुत बेहतरीन बातें आप लोगों के भी सामने आई होगी। इस तरह की शख्सियतों से हम आपको इस श्रृंखला के जरिए मिलाते रहेंगे। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिंक पर जरूर डालिएगा और हमारी श्रृंखला को देखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिए ताकि इस तरह की दिलचस्प बातें आप अक्सर सुनते रहे हमसे। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार थैंक यू। दर्शकों।